जी, मैं आ गई। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस की 3 टन-टना बड़ी मज़े की किस्त। तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ स्पेशल है। लिखते हुए मुझे इतना मज़ा आया है, तो आपको पढ़ते हुए कितना आएगा? तो भई सब काम साइड पे कीजिए, आधे घंटे के लिए अपनी सारी तवज्जो मुझे दीजिए और पढ़िए पारस की बहुत ही स्पेशल थरथराती एपिसोड। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ, लेट्स स्टार्ट। कैलाब्रिया में हसीन शाम उतरी थी। क्रिसमस डिनर के साथ ही पारस सीसा मुगलानी को 30 दिन के लिए गुड बाय कहने माफिया ऑर्गेनाइजेशन के काफी सितारे जमा थे। जैकब मार्क कुछ नए दोस्तों जिनमें माफिया के कुछ नए डीलर्स मौजूद थे कि हमरा खड़ा था और उसकी उकाबी नजर स्याह डिनर आउटफिट में ऑर्गेनाइज पारस सीसा मुगलानी पर जमी थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इर्द गिर्द काफी मगरबी माहौल के साथ साथ बेइंतहा सजावट थी। ड्रिंक्स के साथ साथ तमाम खवातीन बाग की त्राहट के संग मगरबी लिबासों में इस कदर ठंड के बावजूद पुरसुकून दिखाई देते पारस को गाहे बगाहे देखने में लगी थी। अंधा भरोसा अच्छा नहीं जैकब। तुम्हें अपनी बेटी देने से पहले पारस का एक इम्तिहान लेना चाहिए। आई नो वो डिसोजा का तैयार करदा शैडो है, लेकिन तुम जानते हो उसका असल क्या था। तो ऐसी आर्टिफिशियल ताकतों को जंग से बचाने के लिए इनको कुछ टाइम बाद मसलहत के तेजाब में डालना पड़ता है। वो स्याही माइल मगर पुरकशिश हबशी पारस को लेकर इतना बेयकीन है। इस पर जैकब मार को हैरानगी ना हुई थी, क्योंकि ये पैरासाइट के काम को करने का अंदाज था। वो हबशी सहरा जैकब की इकलौती बेटी में दिलचस्पी रखता था और जैकब की अपनी बेटी को लेकर इरादों से वाकिफ था, तभी ये अंदर की जलन निकल रही थी। पूरे इटली पर उसकी हुकूमत है। कोई हमारे मामलात में अगर पिछले कई सालों से मुदाखलत नहीं कर रहा, तो पारस की वजह से। मैं तुम्हारे वक्ती शुबहात के तहत अपने ही आदमी के लिए दिल मैला नहीं कर सकता कोरिया। तुम जानते नहीं हो दुनिया पर हमारी आज जितनी भी वहशत है उसके पीछे ये है। कोरिया के चेहरे पर हल्की सी शिकस्तुरदा लहर थी, क्योंकि वो यहाँ जैकब को वर्गलाने आया था, मगर अब इसे मसलहत खामोशी इख्तियार करना ही मुनासिब लगा। रशिया के कुछ अहम अंडरवर्ल्ड के लोग भी आज इस क्रिसमस डिनर में मौजूद थे। वो खास लोग एंडी रंगहेटा की ग्लोइंग पर्ल से मिलने आए थे, जिसने इस साल के हाई प्रोफाइल विक्टिम्स, जिनमें बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डिस्टर्बिंग ग्रुप बिजनेसमैन था, इसे किडनैप किया और उसकी इस अचीवमेंट पर इटली के एंटी माफिया इन्वेस्टिगेटिव डेकोरेट डायरेक्टोरेट ने इस माफिया फोर्स को मुजरिमाना दुनिया में मुतले गालिब कुवत करार दिया था। हेलो मिस्टर पारस। किसी निस्वानी आवाज पर अपने चंद साथियों से मुहातिब पारस ने गर्दन घुमाई, तो सामने रिवीलिंग ब्लैक गाउन में एक बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत लड़की दिलकश मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। उसकी नजरों से इल्तफात इल्तफात टपक रहा था। वो इसे 15 साल बाद यूं सामने देखकर हफीफ सी खुशगवार हैरानगी में डूबा। जैकब ने सेरा के आने का बिल्कुल पारस को ना बताया था। हाय। वो सरसरी सी नजर डाले बोला, जैसे सामने वाली में कुछ दिलचस्पी का इरादा ना रखता हो। हालांकि वो इटली की फेमस राइटर थी। वो उसको खुदकुशी से बचाने वाली लड़की थी। वो इससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने की दावेदार सेरा मार्क थी, जिससे वो 15 साल पहले मिला था। वो अपना हाथ अदा से पारस के आगे फैला गई, जिसे उम्मीद हो वो इटली को पैरों में रोलने वाला उसके हाथ को छुएगा भी। तुम्हारा हाथ किसी तुम जैसे के हाथ में ज्यादा सचेगा मिस सेरा। 15 साल पहले भी मैंने कुछ ऐसा ही कहकर यहाँ से गेट आउट किया था तुम्हें। वो कोई आम लड़की नहीं थी, जैकब मार्क की बेटी थी, वो भी लाडली। 15 साल बाद आज ही कैलाब्रिया आई थी अपनी फेमस बुक की पार्टी बाबा से लेने और उनके हीरे से एक बार फिर मिलने। वो छोटी सी लड़की अब तो चलता फिरता शरारा बनकर लौटी थी। दोनों की रस्मन सही, पर इन 15 सालों में कभी कभी चैट हुई थी, पर हमेशा से सैरा की जानिब से मिलती जज्बातियत इसे सैरा से दूर रहने पर मजबूर करती आई थी, वरना उसकी वो चंद दिन मसीहा भी बनी थी। तो तुम मुझसे मुख्तलिफ हो, यही ना? वो हाथ बुरा मनाए पीछे ले गई। मैं खुद से भी काफ़ी मुख्तलिफ हूँ सेरा। बाय द वे, तुम्हारी बुक की मशहूरी के लिए बहुत मुबारक। पारस ने बात बहुत खूबसूरती से बदली। वो खिलखिलाती मुस्काई। उम्मीद नहीं थी कि पारस ने उसकी बुक पढ़ी होगी। मशहूरी नहीं, मकबूलियत। तुमने पढ़ी? सेरा की चहकती मुस्कुराहट देखते पारस जहरीला सा मुस्कुराया। यस, क्रेन से भरपूर थी, पर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आया। वो उसके जवाब पर बुझ सी गई। वो ऑस्कर नॉमिनेटिंग है, तुम क्रिंज कैसे कह सकते हो? तुम्हें दिल रखना बिल्कुल नहीं आता पारस। सरा के दिल दुखने की इसे हरगिज परवाह न थी। वो ऐसी लड़कियों से कोसों दूर रहना पसंद करता था जो उसके करीब आने की कोशिश करती। मेरी राय की अहमियत नहीं होनी चाहिए। मैं एक रीडर हूँ और काफ़ी मुंह फट। सो ये सिर्फ समंदर में कतरे जैसी चीज़ है, कबूल करो। एक बड़ा लिखारी वही है जो तमाम तरह की राय को इज्जत दे। वो इसे समझाने का अंदाज आम रखे बोला, मगर सैराग के उसके करीब होने पर पारस के चेहरे पर खुरदरे से तासुरात उभरे। दुनिया जो मर्जी कहे, तुम्हें मेरी सिर्फ तारीफ करनी है पारस, क्योंकि जल्द बाबा
इसे तुम्हारी ड्यूटी बनाने वाले हैं। 15 साल पहले तो तुम हाथ नहीं आए, पर अब कैसे बचोगे? सेरा की आंखों से टपकती खुशी पर पारस ने उसके तेज परफ्यूम से दम घुटता महसूस करे फासला कायम किया। मैं समझा नहीं। पारस की नागवारियत तकते जैकब मार खुद ही इन दो के पास आया। पारस ने हफा नजर जैकब मार के होंठों पर सजी मुस्कुराहट पर डाली। मैं समझाता हूँ, तुम्हारी वापसी पर मैं सेरा और तुम्हें एक करना चाहता हूँ। अपनी बेटी के लिए मुझे तुमसे अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता। ये तो 15 साल से लट्टू है तुम पर, मुझे ही समझने में देर लगी। जैकब की पेशकशाना दोस्ताना सरगोशी पर जहां सेरा के चेहरे पर फतमंदाना तासुरात जगे, वहीं पारस ने अपने दाएं हाथ को मुट्ठी में जोर से बेंचा था। दोनों बाप बेटी खुशी से निहाल थे, यह जाने बिना कि पारस के अंदर कैसा भौचाल आ गया है। तुम्हें कुछ रशिया के खास मेहमानों से मिलवाना है, 5 मिनट तक मिलो मुझसे। जैकब दोनों को अकेला छोड़े अपना वाइन ग्लास उठाए गया तो सेरा ने हाथ बढ़ाकर चेहरा मोड़कर खड़े पारस को अपनी तरफ देखने पर मुस्कुराते हुए मजबूर किया। क्या अच्छा लगा मुझ में सेरा? पारस ने उसके हाथ को बड़ी तमीज से झटका कि वो पारस के मद्दम सवाल की नरमाहट पर अपनी तस्दीक महसूस न कर सकी। तुम्हारा दिल? सेरा उसकी नीली आंखों में मोहब्बत से झांकी। वो मैंने उसकी हकदार को बहुत पहले दे दिया। मेरे पास शातिर दिमाग और अच्छे पुरकशिश जिस्म के सिवा कुछ नहीं। आई थिंक इतना काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। पारस के सर्द लहजे ने सेरा को किसी बर्फ के तोदे सा जमा दिया। तुम्हें तो कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा, ना अपना 15 साल पहले। फिर कौन ले गई मेरा चाहा हुआ दिल पारस? सेरा की आंखों में जमा होते आंसू और सवाल में हलकोड़े लेती जनूनियत पर वो सहूलत से नजरें चुरा गया। हमारी शायद रूहें एक साथ बनाई गई हों। दुनिया में आने से पहले ही दिल बदल गए थे। उसका मेरे सीने में है और मेरा उसके। सिरा तुम बहुत मुकम्मल औरत होगी, लेकिन मैं मुकम्मल इंसान नहीं हूँ। मेरे ख्याल में जिस्म में दिल और जज्बात का ना होना बहुत बड़ी बीमारी है, और तुम ऐसा बीमार डिजर्व नहीं करती। पारस ने अपनी जानिब से बात खत्म कर दी। मैं प्यार करती हूँ तुमसे। 15 साल हो गए, खुद के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं दी। क्या इस दिन के लिए कि तुम अपने दिल के लुटने की मनादी करके मेरा दिल भी काट फेंको? नहीं पारस, तुम्हें इससे अपना दिल वापस लेकर मुझे देना होगा। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। वो उसके लहजे की तोड़ फोड़ पर आजर्दगी का शिकार था। हाँ, सेरा के इस पर बहुत एहसान थे, पर फिर भी वो खुद को इन एहसानों की बेन नहीं चढ़ा सकता था। तुम्हारा मरना ही बेहतर है फिर सेरा, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया उसके कदमों में बहुत पहले फना हो गई थी। जैकब को खुद मना कर दो, वरना फिर होते खून खराबे का मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। ये मत समझना कि अब मैं जैकब का मातहत हूँ। अब हर कोई पारस का गुलाम है। अपनी रास्ते से हटाए वो जैकब की तरफ बढ़ा तो सेरा ने अपने बेकाबू आंसू को पोंछा था। पलट कर घूमी जहाँ वो डैड के हमरा कुछ लोगों से मिल रहा था। मैं मरना नहीं चाहती। हाँ, मैं मार जरूर सकती हूँ पारस। जिसके कदमों में तुम्हारी जिंदगी फना हुई, अब मरेगी वो, ताकि तुम मुझे पूरे मिल जाओ। तुम जो कोई हो, तुम्हें भी पारस के कदमों में खुद को फना करना होगा। सेरा की आंखों से वहशत टपक रही थी, जबकि उसके बाद इसने किसी को कॉल मिलाई। वहीं पारस ने इस सब से मिलने के बाद अपनी तरफ कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी से देखते अंडरवर्ल्ड के एक बहुत ताकतवर बिजनेसमैन की नजरें महसूस की, जिसने पारस के देखते ही जैकब के कान में खबासत से कोई सरगोशी की थी, जो जैकब को पसंद नहीं आई, पर बहुत बड़ी बिजनेस डील का मामला था। पारस, मिस्टर अलीश को अपने पूरे प्लान के बारे बताओ, ये जानना चाहते हैं। जैकब की बात पारस टाल ना सकता था। तभी इस ब्रिटिश अलीश नामी आदमी को हॉल से दूर ऑफिस एरिया की तरफ लिए बढ़ा। ऑफिस में एंटर होते ही दोनों पारस के गार्ड बाहर ही रुक गए। इससे पहले पारस लैपटॉप पर मौजूद प्लान और स्ट्रेटेजी लिस्ट दिखाता। इसे लगा जैसे सलीश ने उसके बैग की जानिब थाई को जकड़ा है। पारस ने पलट के पूरी कोच से इस हबीस को उससे परे किया तो वो संभल ना पाता ऑफिस के दरवाजे से जा पटकता कर रहा। तुमने मुझे ऐसे छूने की हिम्मत कैसे की? अलीश की आंखों से टपकती गंदगी के बावजूद पारस ने आंखों में आग बढ़ते इसकी तरफ कदम बढ़ाए। क्योंकि तुम चीज़ ही ऐसी हो। ऑफर देता हूँ पारस, अगर तुम मुझे खुश कर दो, मैं तमाम ड्रग्स बिना चेकिंग रशिया के बॉर्डर से पार करवा सकता हूँ। पारस ने उसकी डिमांड सुने ऐसी स्माइल दी जो सामने वाले के जिस्म में सनसनी दौड़ा गई। ये काम रास्ते के 6-7 चेकिंग पॉइंट धमाके से उड़ाकर मैं खुद कर सकता हूँ। फिर तुम जैसी चीज़ की हवस पूरी करना कुछ घाटे का सौदा नहीं हो जाएगा मिस्टर अलीश। पारस ने उसके दाएं बाएं हाथ रखकर इस आदमी को लॉक किया, जो पारस की जानिब डर और मदहोशी की मिली जुली कैफियत के संग देख रहा था। तुम जो कहोगे मिलेगा। मेरे स्टूडियो में फ्री एंट्री भी। अलीश ने गहरे गहरे सांस लेते ऑफर की। ओह, तुम्हारा स्टूडियो भी है? अलीश उसके अंदाज से समझ ना सका वो किस कैफियत में है। हाँ ना, पैराडाइज है। अलीश की सांसें पारस के इस कदर करीब होने पर बिखरने लगीं। ओह, फिर तो हुश करना पड़ेगा तुम्हें। माउथ फ्रेशनर यूज नहीं किया, गंदे शराबी। खुदा ऐसों को जन्नत कैसे दे सकता है?
میں تمہیں تمہاری ڈیزرونگ چیز ضرور دیتا ہوں، یعنی جہنم۔ پارس نے اس کو اپنے آپ میں بھرپور مدہوش کیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے پارس کے ہونٹوں کی طرف لپکنا چاہا، بھیانک سی کسی تیز نوکیلی شے کے جسم میں دونسنے کی آواز پر علیش کا حلق گھٹا۔ اس کے چہرے پر دفتن پلاہٹ چھائی۔ اس حبیس آدمی نے وہ سانسیں لی اور پارس کے پیچھے ہوتے ہی وہ اپنا حساس مقام جکڑتا کراہتا ہوا منہ کے بل ڈہ گیا۔ پارس کا یہ آفس ساؤنڈ پروف تھا، تبھی اس کے کراہنے کی آواز باہر تب تک تو جانی ممکن نہ تھی جب تک پارٹی چلتی۔ پارس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوکیلا تیز دھاری چاقو اچھوت کی طرح اس کے ہولڈر سے تھامے ہی میز پر کسی گندگی کی طرح اچھالتے، ساتھ ہی زمین پر ہچکیوں کے سنگ پھڑ پھڑاتے علیش کو محظوظ نگاہوں سے دیکھ کر اپنے فون کو نکال کر کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں پارس کے دونوں گارڈز اندر آئے۔ علیش بری طرح دل ہراش کوکتا ہوا بھیانک لگ رہا تھا۔ علیش کی لاش اس کے اسٹوڈیو لے جا کر پوری جگہ ہر گندگی سمیت مٹا دو۔ اس سمیت اس کے اسٹوڈیو کا نام و نشان بچ گیا تو تم دو کو بھی ایسی ہی موت مل سکتی ہے۔ اور ہاں، میرے اس چاقو کو سینیٹائز کروانا مت بھولنا۔ پارس نے دونوں کو تاکید کی اور اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھے۔ سیم ویسا دوسرا بلیک آؤٹ فٹ پہنتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ جب تک پارٹی ختم ہوئی، نہ صرف پارس کی فلائٹ اڑ چکی تھی بلکہ 2 گھنٹے کے بیچ وہ اٹلی کا فیمس گندگی کا اڈا صفائی ہستی سے مٹ گیا، جبکہ وہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت چھوڑنے والوں میں نہ تھا۔ علیش کی اچانک گمشدگی پر کھلبلی مچ چکی تھی، جبکہ جیکب جان چکا تھا کہ کیا ہوا ہے، سو اس نے اس معاملے کو 30 دن کے لیے سائڈ کر دیا، کیونکہ ان 30 دنوں وہ تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت پیراسائٹ کو ڈھونڈ نہیں سکتی تھی۔ رات پوری حاتب سو نہ سکا۔ نظروں کے سامنے کسی نشیلے منظر کی طرح وہ لڑکی گھومتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں آرام دہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ ابراہیم افندی نے حکم کے مطابق سارے کام کر دیے تھے۔ روشان فارس کے گھر کی بجلی، گیس، انٹرنیٹ اور پانی بند ہو چکا تھا۔ پالاد صاحب کی کشتیوں کو سمندر میں لے جانے کا لائسنس راتوں رات آرٹیفیشلی ضبط ہو چکا تھا۔ یہی نہیں، فشی ڈونا کل کوئی کسٹمر گھس نہ سکے، اس کا بھی انتظام ہو گیا تھا۔ جبکہ روشانے کی زندگی میں سوچنے کو اور بھی بہت کچھ تھا۔ تبھی اس نے حاتب کے بارے میں دوبارہ نہ سوچا، کیونکہ اس کے نزدیک ایک برا حادثہ تھا۔ صبح جب اب ابراہیم افندی حاتب کو بریک فاسٹ کے لیے بلانے آیا تو وہ وائٹ پینٹ کے ہمراہ اسکائی بلو شرٹ پہنے اپنے الجھے بکھرے خلیے کے سنگ ہلکی پھلکی تیاری میں لگا۔ کام ہو گئے افندی؟ حاتب نے خود پر پرفیوم چھڑکتے یکدم ہی اسپرے کی مقدار کم کرتے روشانے کی بات پر بوتل حالی کیے بنا واپس رکھی اور گوما۔ یس سر۔ ویسے یہ سب ایک ساتھ کافی قیامت والا سین نہیں ہوگا؟ اوپر سے رشتہ مانگنے آپ خود جانے کا کہہ رہے ہیں۔ یہاں کی روایت کچھ مختلف ہے۔ آفندی نے اس کے طور اتوار پر حرف اٹھایا، اور ایسی جرت وہی کر سکتا تھا، کیونکہ جیسا بھی تھا ساتھی تھا۔ جو میں کرتا ہوں آفندی، وہی روایت بنتے سجتا ہے۔ میں نہیں چاہتا انکار کا کوئی 1% بھی ان سب کے پاس جواز رہے۔ ہر ناشتہ رشتے کی ہاں کے بات کروں گا۔ تب تک حاتم مقدام کی بھوک ہڑتال۔ اور ہاں پلیز سہانا سے ڈیڈ کا پوچھ لینا، ہاسپٹل چھوڑ کر آ گیا ہوں، مر ورنہ گئے ہوں۔ وہ بے نیازی سے کہے کمرے سے نکلا تو آفندی کا سر گھوم گیا۔ کیا چیز ہے، لائف میں بس ان جیسی لاپرواہی چاہیے برو۔ ابراہیم نے خود کلامی کی اور سہانا کو کال ملاتے خود بھی پیچھے ہی نکلا، جو اس وقت مقدام پیلس کے خوبصورت لان میں پول کے قریب ہی نائٹ سوٹ میں کھڑی تھی۔ ابراہیم کی کال پر فوری فون پک کیا۔ سہانا اور ابراہیم دونوں ہی کلاس فیلوز کے ساتھ اچھے دوست بھی تھے، اور حاتب نے سہانا کو ابراہیم سے شادی کے لیے کافی بار منانے کی کوشش کی، پر وہ ہمیشہ انکار کرتی تھی۔ وجہ عام نہیں تھی، وہ ایک پراسرار مجرم تھی۔ سہانا انکل ٹھیک ہیں؟ ابراہیم کے سوال پر وہ گہرا سانس بھر گئی۔ میرے سوا سب ٹھیک ہیں، وہ زندگی سے اکتائی بولی۔ کتنی بار اپنے ساتھ کی پیشکش کر کے تمہیں ٹھیک کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، تم ہی تسلیم نہیں کرتی۔ ابراہیم کچھ دیر لابی میں رکا، کیونکہ حاتب کسی کال کے سبب ہوٹل کے لان نکل چکا تھا۔ میں فارس کے سوا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ سہانا کے اس جملے پر زخمی مسکرایا۔ سہانا کے گناہ کا رازدان جو تھا، تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، تم اسے اپنا کہنے کی مستحق نہیں سہانا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، بس یہ راز تبھی دل میں دفن کر دیا۔ اگر حاتب سر کو پتہ چلا نا، ان کی فارس سے جو تمہارے سبب نفرت ہے وہ بے وجہ ہے، تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اپنے ہی بھائی کا کیسا بھیانک روپ دیکھو گی۔ ابراہیم کے لہجے سے ناراضگی چھلکی تو دم سہانا مقدام کا بھی گھٹا۔ تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ میں تمہیں نہیں مل رہی، اسی کی فرسٹریشن ہے نا؟ وہ الٹا بگڑی۔ ابراہیم عاجز آتے سانس بھر گیا۔ شاید، خیر آئی ایم بزی، ٹیک کیئر۔
ابراہیم نے کہہ کر کال کاٹ دی کیونکہ خاطب اسے پورش کی جانب جاتا آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سہانا نے اپنی بیگتی آنکھوں کو پونجھا۔ آپ کو پانے کے لیے کیا تھا فارس؟ میرا جنون اور میری دیوانگی آپ کی موت بن جائے گا، یہ نہیں سوچا تھا۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کے خود سے عمر میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود ٹوٹ کر چاہا تھا۔ آئی ایم سوری سب کے لیے۔ نہ جانے سہانا نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اب وہ پچھتاوے کی زد میں کھڑی گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی۔ روشان شازی بالاج اور عائشہ صاحبہ پر تو قیامت ٹوٹ گری تھی، یکدم جیسے کھلی فضا میں اڑتے پنچھی کو کسی دم گھوٹتے قید خانے میں گاڑ دیا جائے۔ نہ بجلی، نہ گیس، نہ ہی لینڈ لائن سروس بحال تھی، یہاں تک کہ کشتیوں کے لائسنس کی جھوٹی منسوخی نے بس بالاج کو ہارٹ اٹیک نہ دیا، باقی کسر پوری ہو چکی تھی، جبکہ روشان خود سمجھ نہ سکی یہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر تمام کھیل کی سمجھ تب آئی جب ان سب کو ایک کوریئر ریسیو ہوا۔ شازی نے وہ لا کر روشانے کو تھمایا۔ روشانے کو سرخ پھولوں کے گلدستے سے کبھی اتنی نفرت پہلے نہ ہوئی جتنی آج محسوس ہوئی۔ سب کی ہی سانس تھمی تھی۔ تم نے بتایا نہیں میری غلام بنو گی یا پھر ایسی ہی گوٹی زندگی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو مس روشان فارس؟ نہ بجلی، نہ گیس، نہ انٹرنیٹ۔ میں نے ابھی تمہارے فشی ڈونا کے صرف کسٹمرز روکے ہیں، اس کی بلڈنگ ابھی اڑا سکتا ہوں۔ سو میری ڈیمانڈ تم ہو، زیادہ وقت نہیں ہاں کا، اپنے ان 3 پیاروں کو برباد ہوتا دیکھنا تمہیں اچھا تھوڑی لگے گا۔ آفٹر آل 2 ماہ سے ان تینوں نے تمہیں گھر میں جگہ دے کر سنبھال رکھا ہے، یہ پھول تمہاری اب سے آخری سانس تک مجھ سے کی نفرت کے لیے، تمہارا سب کچھ حاتم اقدام۔ روشانے کے ہاتھ سے وہ لیٹر چھوٹا، ساتھ وہ بھی لڑکھڑا کر کوچ پر بیٹھی۔ شازی دوڑی لپکی جبکہ بالاش نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لیٹر اٹھا کر پڑھا تو سبھی کے چہروں پر زردی کھنڈ گئی۔ روشانے نے اٹھ کر وہ پھول اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکے اور اپنا بیگ اور اسکوٹی کی چابی لیے بنا کچھ کہے اور ناشتہ کیے فشی ڈونا نکل گئی۔ شازی نے امی بابا کو تسلی دی کہ روشانے کچھ کر لے گی اور خود بھی کام پر نکل گئی۔ بیچارے بالاج بھی اپنی کشتیوں کے قبضے کو چھڑوانے کی کوشش میں نکل گئے، جبکہ عائشہ کا تو دل دہل رہا تھا۔ وہ جب فشی ڈونا پہنچی تو آج بھی پھول تھے، پر وہ اتنی ہرٹ تھی کہ ان پھولوں کو سرسری سا دیکھے وہیں چھوڑتی بلڈنگ کے اندر چلی گئی، جبکہ 2 آنکھوں نے پھولوں کے سراپوں کو پیار سے دیکھا جو جل پری کے نظر انداز کرنے پر تڑپ اٹھے تھے۔ کوئی چلتا ہوا ان پھولوں تک پہنچا، انہیں وہاں سے ہٹا دیا اور اپنے قدم فشی ڈونا کی طرف بڑھا دیے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ گلے ہی پڑ گیا، اس مصیبت سے کیسے جان چھڑواؤں؟ قتل کر دوں؟ اف روشانے! میز پر ہاتھ جما کر بیٹھی سامنے سڑک پر تکتی روشانے صدمے سے زد پڑی تھی، رہ رہ کر اپنے ہاتھ سے سرزد ہوئی غلطی پر ہول اٹھ رہے تھے کہ آخر ایسے سائیکو سے بحث کی ہی کیوں۔ فشی ڈونا میں اس وقت بس اکا دکا کسٹمرز ہی تھے جنہیں شازی ڈیل کر رہی تھی۔ تبھی روشانے نے میز کرسی سنبھال کر اپنے دکھوں کا ڈیر لگا کر سوچ بچار کرنی شروع کی تھی۔ باجی، یہ بھائی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ شازی کے کندھا ہلانے پر وہ اپنی سوچوں سے نکلی تو آنکھیں بے اختیار اپنے سامنے کھڑے اس لمبے ترنگے اور مضبوط جسامت والے آدمی پر گئی، جسے دیکھتے ہی روشانے ٹھٹکی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ حقیقی نہ تھا، نہ ہی چہرے کی ساخت میں کوئی گہرائی تھی۔ فرماؤ بھائی، اب تمہیں کیا چاہیے؟ روشانے نے اس کی تیز نظروں سے بے چین ہوتے اکتا کر پوچھا۔ کام چاہیے تھا، کوئی سا بھی مل جائے مشکور رہوں گا۔ وہ بظاہر تو 40-50 کی عمر کا لگ رہا تھا، پر اس کے چہرے کے برعکس اس کی آنکھیں عمر کی بوسیدگی سے پاک، تر و تازہ اور گہری تھیں۔ اس کے ہاتھ خوبصورت اور پرکشش تھے۔ ادھر اپنا دندا ٹھپ ہے اور اسے کام چاہیے۔ بھائی جاؤ، معاف کرو، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں۔ روشانے نے جان سی چھڑوائی۔ 2 وقت کی روٹی دے دینا بس، میں کوئی سا بھی کام کر لوں گا۔ وہ آدمی کچھ تو خاص تھا کہ روشانے سے سر سے چاہ کر بھی نہ اتار سکی، پھر 2 وقت کی روٹی کا حوالہ اسے ہمیشہ جذباتی کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھو۔ مقابل کی مسکینی دیکھے وہ ترس کھا بیٹھی، جبکہ وہ چوڑا انسان اس کی پیشکش پر سامنے والی کرسی پر جیسے دبک کر بیٹھا۔ اس سے لگا جیسے وہ یہ سب بناوٹی کر رہا ہو۔ تم کچن ہال کی صفائی دیکھ لینا، میں تمہیں دنوں شام کا کھانا ہی دے سکتی ہوں بھائی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، تھوڑے سے پیسے بھی لے لینا، اجرت حق ہے تمہارا۔ مقابل کی ہنستا حالی تک کے روشانے کو ترس آیا، کیونکہ اس آدمی کی قمیض پر 2 جگہ پیون تھے، پھر مفلر جو اس نے گلے میں ڈالا اس کے داغے تک بکھرے تھے، سویٹر جو پہنا تھا اس میں 3 جگہ چھید تھے۔ میں مشکور رہوں گا، مجھے منظور ہے۔ وہ سر جھکا گیا، نہایت نرمی سے مشکور ہوتے چند لفظ کہے۔ شازی اب تک سر پر کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی روشانے کو تپ چڑھی۔ تم کیا سلامی دینے کھڑی ہو؟ جاؤ روٹی لاؤ بائی کے لیے۔ ڈھپٹ کھاتے ہی شازی ہامتی گرتی دوڑی، جبکہ وہ آدمی روٹی پر دھیما سا مسکرایا تو روشانے نے جب خوش دلی سے اس کا کندھا تھپکا تب اس شخص نے لمحہ بھر اس لڑکی کے ہاتھ کو محبت سے دیکھا بس۔
रोशानी का अपना सदमा बहुत बड़ा था, तभी वो अपने ही ख्यालों में गुम ये महसूस ही ना कर सकी कि वो आदमी यकदम अलग नज़रों से उसका जायज़ा ले रहा है। शाजी कुछ देर तक लौटी तो बुनी मसाले वाली मछली के सालन के साथ दो रोटियां और सलाद की प्लेट इस आदमी के सामने रखी। शाजी और रोशानी ने इस आदमी को तेज़ी से खाना खाते देखकर उदास सी स्माइल दी, क्योंकि वो ऐसे खा रहा था जैसे बहुत दिनों का भूखा हो। जबकि रुशाने ने यकदम ही रोटी पर नजर पड़ते चौंकी। इस आदमी ने रोटी के किनारे उतारकर सिर्फ अंदर की रोटी खाई। जंगली फूलों के बाद ये दूसरा मानूस हवाला था जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। भाई बुरा मत मनाना, पर हमारे यहाँ ऐसे रोटी खाना अच्छा नहीं समझा जाता। रोटी की बेइज्जती होती है ऐसे। किनारे भी खाओ ना। वो नाइंसाफी पर चुप नहीं रहती थी, फिर भले रोटी के साथ ही क्यों ना हो। इसे याद था वो बचपन में भी किसी को यूं ही टोकती थी। वो आदमी खाने से हाथ रोके लहजा भर रोशाने से नजर मिला गया। वो लम्हा ठहर गया, दोनों की स्याह आंखों में मुकीद हुआ। रोशाने की स्याह आंखें इस शख्स की आंखों की बनावटी स्याह रंग को पहचान रही थी, पर समझने से कासर थी। मुझसे ये नहीं खाए जाते, माफी चाहता हूँ। वो शर्मिंदा हुआ। अच्छा कोई नहीं, शाजी यहाँ आओ। वो जल परी से इस पर भी रियायत देती पुकारी तो शाजी बोतल की जिन की तरह सर पर आ रुकी। ये रोटी के किनारे छोटे छोटे करके बाहर चिड़िया और तोतों को डाला, किसी को रिज्क की बद्दुआ न लगे। रोशाने ने ताकीद की और फिर से इस आदमी का कंधा दोस्ताना अंदाज में थपक कर अपना फोन और डायरी उठाकर वहां से चली गई तो शाजी फौरन ताबेदारी का मुजाहिरा करते वो टुकड़े इकट्ठे करे फिशिडोना की बिल्डिंग से निकल गई। पर वो दो आंखों ने जल परी का ताक़ुब किया, जो काउंटर पर खड़ी वहां आए ऑनलाइन आर्टिस्ट देखकर अपनी डायरी पर कुछ लिख रही थी। वो कुछ अजीब था। वो भूखा था, पर पेट का नहीं, आंखों का, जिसका महवर उसके बाद ता देर रोशाने फारस रही। खाने के बाद शाजी से स्टाफ के कपड़े दिए साथ लेकर बड़ी। शर्ट और ट्राउजर दोनों में ही इस शख्स के लिए अनफिट थे। तभी शाजी ने कुछ सोच कर विचार के बाद बाजी की इजाजत से उसके लिए रोशाने के घर से फारस अंकल का एक ट्राउजर शर्ट मंगवाया। रोशानी को आज भी याद था, बाबा ने बड़े शौक से स्टाफ जैसा यूनिफॉर्म बनवा कर इसे पहनकर एक पूरा दिन फिशीडोना में अपनी कुछ स्पेशल रेसिपीज बनाई थी। जब रोशाने ने इस बाबा जैसे मजबूत जिसामत आदमी को बाबा वाले कपड़ों में देखा तो जज्बाती हुई। तभी वो वहीं काउंटर के पास चला आया। क्या इससे कुछ खास जुड़ा है? इस आदमी की नजरें रोशाने को बेचैन करने का सबब न थी। वो मुबारक और अमन पसंद, बिना किसी शर्रंगेजी की मुलाकात वाली खूबसूरत नजरें थी। हाँ, ये मेरे बाबा ने बस एक बार पहने, उनकी खुशबू होगी इसमें, तो प्लीज़ इस यूनिफ़ॉर्म का ध्यान रखना। है, नाम तो बताओ भाई, मैं तुम्हें क्या पुकारूँ? रोशाने ने खुद को जज़्बाती होने ना दिया, जबकि वो धीमा सा मुस्कुराया। ईसा, वो नरमी से कहकर नज़रें झुका गया। बहुत खूबसूरत नाम है, क्या तुम क्रिश्चियन हो? रोशाने ने इससे बहुत प्यार से पूछा। जी। लम्हा भर के लिए दोनों की नज़रें मिली। मेरे क्रिश्चियन होने की वजह से आपको कोई मसला तो नहीं? रोशाने को खामोश देखते ईसा ने यूं ही बात बढ़ाने को सवाल किया। बिल्कुल नहीं, मज़हब हर किसी का अपना ज़ाती मामला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस्लाम के मतलब सच लाज़मी करो। ये मुकम्मल दीन है जिसमें एक ज़रा झूठ और बनावट का नहीं। हर कुछ बताएं अपने बारे। आप लगते तो पढ़े लिखे और अच्छे ताकतवर हैं, फिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आपको मजबूर किए हुए है? और सबसे अहम बात, आपको फिशी डोना ही क्यों मिला? ईसा ने बात तो शुरू की थी, पर अब इस लड़की के इतने सारे सवालात संभालने मुश्किल लगे। मैं काम लगता हूँ, वो नरमी से कहे, नजरें चुराता जैसे गया। रुशाने तेरी सख्त उलझन और परेशानी के बावजूद हंस दी। लगता है मेरी बक बक से ये मासूम सा बंदा भी डर गया। रोशाने, क्या होगा अब तेरा? वो अपनी जिंदगी के बाकी बिगड़े मामलात के लिए परेशान थी। जबकि रिसेप्शन कैबिन पर पड़ा लैंडलाइन बजने पर रोशाने ने फौरन से पहले रिसीवर उठाया। रोशाने, ये घर में कोई पागल गुस्साए हैं, दो जल्दी आ पुत्र, ये मेरा घर लूट लेंगे। आशा अम्मी की बात पहले तो रोशाने के सर से गुजरी। ऐसा है कि अम्मी जो लूटा जाएगा? आराम से बताएं कौन गुस्सा है? मुकाबिल की बड़बड़ाहट को कम करने की सही करे वो कदरे नर्म लहजे में बोली। तू आ जा पुत्र बस। बिना रोशानी की सुने आयशा ने कॉल काटी, जिस पर वो इस मामले को टाल ना सकी और शाजी के सपोर्ट रेस्टोरेंट करे अपना बैग और स्कूटी की चाबी लिए 20 मिनट में घर पहुंची। दरवाजे के कुछ फासले पर इसे महंगी गाड़ी खड़ी दिखाई दी। रोशानी इस आदमी को जान से मार डालते तेवरों के संग घर में दाखिल हुई। जबकि अंदर पहुंचते ही जब उसकी नजर तहाइफ, मिठाइयों और फूलों से भरे घर पर गई तो उसका दिमाग चकरा गया। इसके पहुंचने से पहले ही सब डील हो चुकी थी। पालाज और आयशा ने रोशानी की मलकियत बिना इससे पूछे हातिम गोदाम के हाथ में थमा दी थी। बिजली, गैस, इंटरनेट, फिशी डोना के कस्टमर्स और कश्तियों का वापस आता इख्तियार आयशा और बाराज की थमी सांसें बले बहाल कर गया हो। पर रोशानी को लगा शायद अब वो कभी अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकेगी। हातिम गोदाम की आंखों में जीत का छाया खुमार।
रोशाने के पैरों से ज़मीन खींच रहा था। आका और गुलाम की कहानी का आगाज हो चुका था, लेकिन बिलाशुबा वो जल परी शहजादी तो बस अपने पारस की रहने वाली थी। जारी है जी मेरे प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आज की किस्त? तो चूंकि अब नावल की 3 मेगा एक साथ आ चुकी हैं तो स्टोरी आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप पूछ लें। नावल में इस बार ज़्यादा करेक्टर्स हैं नहीं कि आपको कंफ्यूज करें। यकीनन ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अभी हातिब और शाने आपको कदम कदम पर शौक करेंगे। नावल में एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस होगा जो आगे वाली साथ में आपको पता चलेगी। तभी मैंने नावल पर 16+ भी मेंशन किया था। ये जो मसला है इस कहानी में डिस्कस करूंगी हमारी न्यू जनरेशन को तबाही की तरफ ले जा रहा है। बाकी अब तक भी जिसे कहानी समझ नहीं आई इसे मेरी तरफ से सलाम। हर बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं। क्या आप लोग अगली किस्त में पारस और हातिब की टाकरे के लिए तैयार हैं? तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक और तबसरा दे दें, ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी मिले, ताकि मैं अच्छी अच्छी एपिसोड लिख के जल्दी जल्दी देती रहूँ और बिना गैप। और मैंने बहुत इस बार तहैया किया है कि मैं इस बार गैप नहीं लूँगी, तो ये भी अच्छी खबर है आपके लिए कि बैक टू बैक एपिसोड्स मिलेगी। तो मिलते हैं फिर हम 4 एपिसोड में जो होगी फिर से धंधना बहुत ही सनसनी है। तो सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।